नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुमका दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लगाया जनता दरबार। डिप्टी सीएम से मिले आरजेडी के 3 विधायक। क्षेत्र की विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। पटना में डिप्टी सीएम ने दिया मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान। बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला। बीजेपी कोटे से चुने जाने वाले मंत्रियों का नाम हुआ फाइनल। रांची में रेडिसन ब्लू होटल का फूड प्रमोशन। नए व्यंजन होंगे मेन्यू में शामिल। राज्य के पारंपरिक व्यंजनों को खाने में जोड़ा गया। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे सबकी बड़ी खबर का, जहां झारखंड के 2 कांग्रेसी मंत्री दिल्ली तलब किए गए हैं। सबकी बड़ी खबर, जहां कांग्रेस आलाकमान ने किया है तलब। मंत्री रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख पहुंचे हैं दिल्ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के 2 कांग्रेसी मंत्री दिल्ली तलब हुए हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने इन दोनों मंत्रियों को तलब किया है। मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री बादल पत्रलेख दिल्ली पहुंचे हैं सोनिया गांधी और संगठन महामंत्री से मुलाकात करने। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के 2 कांग्रेसी मंत्री दिल्ली तलब हुए। कांग्रेस आलाकमान ने इन दोनों मंत्रियों को तलब किया है। मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री बादल पत्रलेख दिल्ली पहुंचे हैं, जहां सोनिया गांधी और संगठन मंत्रियों से ये दोनों मंत्री मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड के 2 कांग्रेसी मंत्री दिल्ली तलब किए गए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने इन दोनों मंत्रियों को तलब किया है। बता दें कि मंत्री रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख दिल्ली पहुंचे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार झारखंड से हमारे संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, झारखंड के 2 कांग्रेसी मंत्री दिल्ली तलब किए गए हैं। सोनिया गांधी और संगठन महामंत्री से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ रणनीति रहेगी इन लोगों की? उनका कहना है कि उसके साथ सचिव है, उसके बाद उनके बादल पत्रलेख से बात हुई है। वो कहना है कि जो बंगाल चुनाव है आगामी और लेकर संगठन की मजबूती को लेकर के और क्या रणनीति बनाई जाए। पड़ोसी राज्य है झारखंड में अभी सरकार में शामिल है कांग्रेस, तो आखिर बंगाल में किस रणनीति के तहत चुनाव जीता जाए और ज्यादा से ज्यादा विधायकों को सदन तक पहुंचाया जाए, इसके लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि पिछले दिनों मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था। संगठन में भी लोग उत्थान हो गए थे और कोई विरोध कर रहा था, कोई इनका सपोर्ट कर रहा था। उस मामले पर भी यहाँ पर चर्चा होनी है। अभी तक जो खबर मिली है कि जो संगठन मंत्री हैं के.सी. वेणुगोपाल, उनसे इनकी मुलाकात हो रही है और इनके बाद वो सोनिया गांधी से दोनों मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। और सोनिया गांधी ने अपने पिछले बैठक में कहा था 4 मंत्रियों को तलब किया गया था। आपको बता दूं प्रगति कि उसमें 4 मंत्री हैं झारखंड में कांग्रेस कोटे के, वो आज के हैं और 2 मंत्री को पहले से बुला करके उनसे बातचीत की जा चुकी है। तो उन मंत्रियों ने बताया था कि संगठन की मजबूती को लेकर के बात हुई है। लेकिन चूंकि आज प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रामेश्वर उरांव भी गए हैं और रामेश्वर उरांव कई दिनों से विवादों में चल रहे हैं, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सोनिया गांधी है या संगठन महामंत्री है वो इस पर कुछ संगठनात्मक टिप्पणी भी कर सकते हैं। प्रगति बिल्कुल दीपक जी, आपने बताया कि बंगाल चुनाव को लेकर काफी कुछ चर्चा हो सकती है इन लोगों के बीच में, लेकिन इस दौरान दिल्ली में जो बड़ा मुद्दा है वो है किसान आंदोलन। चूंकि कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया है किसान आंदोलन का, कांग्रेस के साथ सबसे पहले कांग्रेस का समर्थन मिला था किसानों को, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने किसानों को अपना समर्थन देना शुरू किया था। तो क्या लगता है कांग्रेस इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकती है? अपना समर्थन दे रही है और संथाल के देवघर में कृषि मंत्री सरीके सभी कांग्रेस के मंत्रियों और बड़े नेताओं ने शरीक होकर के ट्रैक्टर रैली में भाग लिया था। और मंत्री बादल पत्रलेख जो कृषि मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने कहा था कि ये हमारा सांकेतिक सपोर्ट है उन किसानों को जो 2 महीने से लगातार आंदोलनरत है और उनकी सरकार नहीं सुन रही है। कहीं न कहीं ये
केंद्र सरकार के विरोध में उनका एक बड़ा सपोर्ट है। और आज भी जब संगठन में इस बात पर बात होती है तो कृषि मंत्री, जो झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख है, उनका कहना है कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस किसानों का समर्थन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका दौरे पर हैं, जहां जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने राजभवन दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर प्रिंसिपल, सिविल सर्जन, सुप्रिंटेंडेंट और अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और इसी खबर पर बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, दुमका दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 42वां स्थापना दिवस है, इसको लेकर जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री का? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका दौरे पर हैं। आपको बता दें कि जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं प्रिंसिपल, सिविल सर्जन, सुप्रिंटेंडेंट और कई चिकित्सा पदाधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को। तो चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की है। आपको बता दें कि दुमका दौरे पर हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जहां उन्होंने चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सिविल सर्जन, प्रिंसिपल से लेकर सुप्रिंटेंडेंट और चिकित्सा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहे हैं। वहीं जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में ये बैठक की गई है, जहां चिकित्सा पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रिंसिपल, सिविल सर्जन, सुप्रिंटेंडेंट से लेकर कई अधिकारी मौजूद रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री द्वारा इन सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, दुमका दौरे पर हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं, कई जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। कौन से दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने चिकित्सा पदाधिकारियों को दिए हैं? मुख्यमंत्री दुमका दौरे पर हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनकी पार्टी है उसका स्थापना दिवस है, उसके स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। लेकिन कल शाम औचक निरीक्षण उन्होंने किया वहां के स्थानीय सदर अस्पताल का, और अस्पताल में जो उन्होंने कुव्यवस्था देखी उस पर काफी वो बिफरे। मुख्यमंत्री ने कल शाम को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि पुराने लोगो उन्होंने देखा है कि झारखंड सरकार ने नया लोगो रिलीज कर दिया है, लेकिन उस अस्पताल में पुराना लोगो लगाया गया है। तो क्या वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो सुपरिटेंडेंट है, जो डायरेक्टर है, वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? ये घोर लापरवाही है। और उन्होंने साफ कहा कि जो ये लापरवाही की है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और उसी मामले को लेकर के आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी, जिसमें सुपरिटेंडेंट और वरीय पदाधिकारी से सरीके सभी स्वास्थ्य के पदाधिकारी मौजूद थे। वहाँ डीसी भी मौजूद थे, डीडीसी भी मौजूद थे। और मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि सबसे पहले जो पुराने प्रतीक चिन्ह, जो सरकार का पुराना लोगो है, वो अस्पताल के हर कोने से हटाया जाए और वहाँ उसके बदले नया प्रतीक चिन्ह लगाया जाए। और ये घोर लापरवाही है। जिनके द्वारा भी लापरवाही की गई है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और कुछ मरीजों से भी रात में मिले थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ये मरीज फुटपाथ पर सो रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर आएंगे, तो प्रगति ये मुख्यमंत्री ये देखकर भी काफी दुखी हुए थे, क्योंकि पहले दिन से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है। यदि झारखंड स्वस्थ रहेगा तो हमारा सब कुछ व्यवस्था सही रहेगा। यदि कोई भी परिवार के संदर्भ में उन्होंने बोला कि यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे परेशान होते हैं लोग, तो वैसे ही मैं एक झारखंडी के भी तबीयत से समझौता नहीं कर सकता। और उस बात को मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया है और ये दिशा निर्देश दिए हैं कि
दुमका का अस्पताल हो या रांची का अस्पताल हो, राजधानी से दुमका इतना दूर है, इसलिए यहाँ अस्पताल बनाया गया है कि जो रूट लेवल के अंतिम व्यक्ति हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, और इसमें लापरवाही होती है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि समुचित व्यवस्था हो स्वास्थ्य की, और एक एक व्यक्ति जो इलाज के लिए आते हैं उनका समुचित इलाज हो। जी बिल्कुल दीपक जी, चूंकि 42वां स्थापना दिवस जेएमएम का आज मनाया जा रहा है, इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की है मुख्यमंत्री ने, और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा जेएमएम के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री का? देखिए, पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही कह चुके हैं कि इस बार कोरोना की वजह से जो कोविड-19 से प्रभावित हो रहा है सारा इलाका, उसका स्प्रेड नहीं हो, उसकी वजह से सादे समारोह में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और उसके लिए अध्यक्ष जो शिबू सोरेन है, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है, और सभी पार्टी नेता वहां पहुंच चुके हैं, और सभी सांसद और विधायक भी शामिल हुए इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम अभी चल रहा है, और मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए वो कहा है कि वो धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं झारखंड के सभी जनता को कि झारखंड में आज सरकार है। ऐसा उन्होंने सपोर्ट किया कि झारखंड के सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में वो आज वहाँ उपस्थित हैं, और उनका साथ, जनता का साथ मिलेगा तो वो हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जेएमएम के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी, जिसके बाद मंत्री ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने दुमका से अपना आंदोलन शुरू किया था। झारखंड आंदोलन को किस दिशा और किस रूप से आगे ले जाना है, एक साल से कार्यक्रम को तय करते हैं। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। दुमका में आज लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। क्रांति का बिगुल वहीं से बजता है। वहीं झारखंड जनता का उद्देश्य है शहीदों के अधूरे सपने को पूरा करना। आज हम लोग संकल्प लेते हैं। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए जेएमएम के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन दुमका में झारखंड आंदोलन के लिए, झारखंड आंदोलन मजबूत सही दिशा लेने के लिए, ले जाने के लिए 2 फरवरी को झारखंड दिवस के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारा सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन वहां से शुरुआत किया। और आरजेडी के 3 विधायकों ने आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। डिप्टी सीएम के जनता दरबार कार्यक्रम में ये तीनों विधायक पहुंचे हुए थे। वहीं आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव, विभा देवी और राम विशुन लोहिया ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर उनसे मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद आरजेडी के विधायकों ने कहा कि वो क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर डिप्टी सीएम से मिलने आए थे, लेकिन आरजेडी के 3 विधायकों के पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अगर दूसरे दल के विधायक भी बीजेपी की नीतियों से सहमत होकर उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो वो इसका स्वागत करेंगे। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अगर बीजेपी की नीतियां दूसरे नेताओं को प्रभावित करती हैं तो हमारे लिए ये अच्छी बात है।
हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि आज आरजेडी के विधायक के किसी ऐसे मसले पर बातचीत करने के लिए नहीं आए थे और न ही कोई सियासी खिचड़ी पकी है। नगर क्षेत्र की चिंता मुझे है और नगर विकास इनके महकमे में है, तो नगर विकास के मुताबिक अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने के लिए आए और फिर व्यक्तिगत ताल्लुकात भी अच्छा है इसलिए मिलने के लिए। राजनीतिक बातें भी, राजनीतिक बात का जगह यह है क्या? नहीं, राजनीति की बात की जगह है और शुद्धतम ये व्यक्तिगत और फिर क्षेत्र के विकास की मुलाकात। कितना संतुष्ट है सर? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि अच्छे आदमी हैं, व्यवहार कुशल है, डिप्टी सीएम साहब है और हमसे पहले से ही अच्छा ताल्लुकात रहा है। हम लोग एक दूसरे के पड़ोसी राज्यों से जुड़े रहे हैं। जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम है जो आप सब जानते ही हैं, लेकिन चलिए माननीय विधायकों का इस कार्यक्रम से अलग हटकर हम मिलते हैं तो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर वो आज हमसे मिले हैं। बस इतना ही बात है, उसमें कोई खत्म हो गया है नहीं, सब अभी अपने अपने काम से ही आए थे। कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं, आज नहीं पकी। और बिहार में नीतीश कैबिनेट के मामले पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस बात का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बीजेपी कोटे से चुने जाने वाले मंत्रियों का नाम फाइनल हो चुका है। अब उनकी पार्टी की तरफ से विस्तार में कोई देर नहीं होने वाली। मंत्रिमंडल विस्तार का आखिरी फैसला मुख्यमंत्री का होगा और वो अपनी तरफ से इस पर काम कर रहे हैं। सहमति से होना है और सहमति भी है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को अपनी ओर से देख रहे हैं। जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन मामलों को देख रहा है और हम सब जो दिल्ली जाते हैं तो उसमें बिहार के विकास से जुड़े हुए भी कई विषय रहते हैं। हफ्ते भर तक पटना में रहने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है और अपने पिता का हाल जानने के लिए तेजस्वी यादव एक बार फिर से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। आपको बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से बिहार का काम रुका हुआ है, लेकिन ये चोर दरवाजे से आई सरकार जनता का कब सोचती है, इन्हें तो बस अपनी कुर्सी बचानी है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी कोई रणनीति तैयार नहीं हुई है। हमारी पार्टी के सीनियर लीडर श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां गए हैं, जहां वो लोगों की समीक्षा कर रहे हैं और पटना लौटने के बाद ही पार्टी कोई प्लान तैयार करेगी। बिहार का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा सीधा नीचे कर दीजिए। बिहार का जो है काम रुका हुआ है और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट अच्छी नहीं तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन लोग अपना सत्ता के लोग में बिहार का भत्ता बैठाने का काम। बंगाल में जेडीयू एक्सरसाइज कर रही है, आपकी भी टीम वहां पर गई थी, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। लोग श्याम रजक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी लोग गए हुए हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बार वो लोग आएंगे समीक्षा करके फिर ममता बनर्जी से मुलाकात हुई नहीं, अभी नहीं। पार्टी के लोगों से वहाँ जो संगठन के लोग हैं पश्चिम बंगाल के बाद वो लोग असम भी जा रहे हैं। असम जाने के बाद वो लोग जो है वो लोग जनरल लेंगे पार्टी के नेताओं को उनसे बात। और अब बात गुमला की करेंगे, जहां कलेक्ट्रेट में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन में सरकार की पोल खोल मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले सरकार की पोल खोल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के झूठे वादे की पोल जल्द खुलेगी
वर्तमान सरकार आदिवासियों के नाम पर वोट लेकर आदिवासियों का शोषण कर रही है। आदिवासी महिलाओं का शोषण हो रहा है, आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है। वहीं आदिवासी के क्षेत्र की बालू का उठाव बड़ी तेजी से ठेकेदार और दलाल कर रहे हैं। बीजेपी जिला महामंत्री मिसिर कुजूर ने भी सरकार पर जोरदार हमला किया। करने के लिए आपके इस तरह की सरकार को जड़ से समाप्त करने के लिए राज्य की जनता अब जान चुकी है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या मंशा है। जब से राज्य की सरकार बनी है पिछले 1 साल में हम लोगों ने देखा ना तो आपने महिला सुरक्षा के लिए कोई काम किया, ना तो आपने युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई काम किया, और न ही आपने किसी प्रकार का किसी पारा शिक्षक हो या सहायिका हो इन लोगों को अस्थायित्व देने का कोई काम किया। आप लोगों का जो ये शासन चलाने का जो नीति है निश्चित रूप से जनता को चलाने की एक ठग नीति है, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आपके इस खराब नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। आज गुमला जिला के कचहरी परिसर में धरना दिया जा रहा है। इस धरने का उद्देश्य है सरकार की उन गलत नीतियों को, सरकार के उन झूठे वादों को, सरकार ने जो झूठा वादा करके जो गद्दी में हथियाने के बावजूद 1 साल के कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद अभी तक उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्हीं वादों को दुनिया के सामने और झारखंड वासियों के सामने हम लोग रखने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे के मुताबिक एक भी ऐसे काम को करने का काम नहीं किया। जो पूर्व की कल्याणकारी योजनाओं जो चल रही थी उन योजनाओं को भी सरकार ने बंद करने का काम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां मुंबई से आ रही पवन एक्सप्रेस में बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पवन एक्सप्रेस कटकर एक युवक की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई से पटना आ रही थी पवन एक्सप्रेस, जिस दौरान ये हादसा हुआ वही ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई से आ रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की गई, जहां पवन एक्सप्रेस से कटकर एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मुंबई से पटना आ रही थी पवन एक्सप्रेस, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ, आत्मदाह की कोशिश, जिसके चलते पवन एक्सप्रेस से कटकर एक युवक की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई से पटना आ रही थी पवन एक्सप्रेस, वहीं पवन एक्सप्रेस ट्रेन के सामने आकर आत्मदाह करने की कोशिश की गई, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पारिवारिक कलह के चलते जान दी एक युवक ने, पवन एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि एक्सप्रेस ट्रेन के सामने आया था युवक, आत्मदाह करने की कोशिश, पारिवारिक कलह के चलते ये आत्महत्या की कोशिश थी, पवन एक्सप्रेस से कटकर एक युवक की मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, बड़ी घटना सामने आई है, आत्महत्या की कोशिश के चलते, पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की कोशिश की गई। मुंबई से पटना आ रही थी पवन एक्सप्रेस, जिसमें ट्रेन के आगे कूदकर एक युवक ने अपनी जान दी है। प्रगति भाई, आपको बता दूं कि ये कोशिश नहीं की गई है, मैंने आत्महत्या किया है, जो कि कलुआई थाना क्षेत्र के पुरसोलिया गांव के रहने वाले थे दिनेश सहनी। उन्होंने पारिवारिक कलह के कारण आज जो पवन एक्सप्रेस मुंबई से चलकर जयनगर आ रही थी, तो उसी जयनगर गुमती 37C है, उसमें जाके कूद पड़े और उनकी दो खंड हो गई, जिसके वो घटनास्थल से ही उसकी मौत हो गई। जी बिल्कुल आलोक, एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी अपनी, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? परिवार वाले जो है वो काफी मायूस है, चिंतित भी है, जिस तरह से देखने को मिला है कि जो परिवार लोग हैं, लेकिन वहाँ का स्थानीय मुखिया जो है उन्होंने सबको अपने कब्जे में लेकर के अब पुलिस को भी हवाले किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन उनके परिवार में पूरी तरह शोकाकुल। जी प्रगति। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात नालंदा की करेंगे, जहां बिहार शरीफ दीपनगर में आज कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने हिस्सा लिया। वहीं महासम्मेलन में लोग ढोल नगाड़ों और विशाल जुलूस के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान कारगिल चौक पर शहीद जगदेव प्रसाद जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
उसके बाद लोग जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। वहीं कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए पहले समाज को एकजुट करना चाहिए, तभी समाज का विकास हो सकता है। और पूरे नालंदा जिले ही नहीं, आसपास के जिले से हमारे वर्ग के लोग, कुशवाहा वर्ग के लोग इस जयंती समारोह में सम्मिलित होते हैं बड़े उत्साह के साथ। और हम लोग संकल्प लेते हैं यहाँ पे कि जिस तरह जगदेव बाबू ने काम किया है गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, सबको संगठित करके उनके उत्थान के लिए हम लोग करेंगे। और उसी के अनुरूप हम अपने विधानसभा में भी काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप लगातार हम 5 बार चुनाव जीते हैं। बिहार के सभी शोषितों पीड़ितों के मसीहा जगदेव जी की आज जयंती है और मुझे बहुत ही हर्ष है कि स्वर्गीय जगदेव जी की जयंती में इस कुशवाहा महासम्मेलन में जो डॉक्टर सुनील जिसके मुख्य अतिथि रहते हैं और इनके नेतृत्व में होता है, इस महासम्मेलन में आज मुझको भी आने का अवसर मिला है। और जिस अभूतपूर्व संख्या में आज पूरा कुशवाहा समाज यहाँ मौजूद है, वह बताता है कि स्वर्गीय जगदेव जी ने जिस कार्य के लिए अपना पूरा जीवन लगाया और जिसके लिए बलिदान दिया, उसकी सीख आज बिहार के हर गांव और हर बच्चे के पास है। और राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार अभियान सह दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के तत्वाधान में अंबेडकर लाइब्रेरी नवादा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बता दें कि कोविड-19 के बीच केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, जिसमें दलित आदिवासी के लिए क्या कुछ है खास को लेकर विश्लेषण किया गया। वहीं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के राज्य समन्वयक धर्मदेव पासवान ने बताया कि देश में कई मुद्दों के साथ बड़ी उथल पुथल है, जैसे बेरोजगारी का उच्च स्तर, स्वास्थ्य संकट, विकास दर में गिरावट, किसान प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बढ़ते संकट से देश प्रभावित है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट का उद्देश्य उनकी जरूरतों और अधिकारों को मुख्य धारा में लाना है। निर्मला सीतारमण जी ने संतोषजनक बजट पेश नहीं किया, जिसमें से सबसे पहला है शिक्षा न्याय को लेकर के हम बात करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवंटन बढ़ाकर AWSC के तहत 3,415.62 करोड़ रुपया है और 1,993 करोड़ AWST के तहत सरकार ने रुपये आवंटित करने का वादा किया है। योजना में केंद्र सरकार के 60% हिस्से के अगले 6 वर्षों तक के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 35.219 करोड़ रुपया। हालांकि रुपये का आवंटन करने की प्रतिबद्धता SC/ST के लिए 7,000 करोड़ नहीं मिले, जो कम है। अगर हम नई गाइडलाइन की बात करें तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।